हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके सो स्टूडेंट्स, आज 22 नंबर प्रैक्टिस सेट करेंगे हम। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप सब लाइक कर रहे हैं और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स देते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट नंबर 22। इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। सो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन, कल हमने 40 क्वेश्चंस किए थे अटेम्प्ट, आज हम 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ऊन के रेशे पर तेल लगाया जाता है, ठीक है। ऊन के रेशों पर तेल लगाया जाता है। इन रेशों को ब्रिटल होने से बचाने के लिए, नमी हटाने के लिए, स्लबर्स को बांध कर रखने के लिए या फिर बर्ड्स को बांध कर रखने के लिए, मीन्स की टू होल्ड स्लाइवर्स इन टैक्ट जिसको बोला जाता है, और स्लबर्स को बांध कर रखने के लिए टू होल्ड स्लबर्स इन टैक्ट, ठीक है। सो जो इसके अंदर आपका राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है इन रेशों को ब्रिटल होने से बचाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वस्त्र की कटिंग में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है अगर वस्त्र कैसा हो, धारियों वाला हो, चौकड़ी वाला हो, सादा हो या फिर छपाई वाला हो। सो वस्त्र की कटिंग में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है अगर वस्त्र कैसा होगा, अगर वस्त्र प्लेन होगा, ठीक है। तो प्लेन जो वस्त्र होता है उसकी कटिंग में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी भी सामाजिक समूह के सोचने, व्यवहार व महसूस करने के सामान्य तरीके कहते हैं, ठीक है। वो कोई भी सामाजिक समूह है, कोई भी आपका जो सोशल ग्रुप है, वहां पर किसी के सोचने का तरीका, व्यवहार और महसूस करने का जो कॉमन फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, वो कैसी होती हैं। सो वो आपके जो प्रथाएं हैं, लोक रीतियां हैं, परंपराएं या फिर मॉरस। सो ये जो आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर इसका 4th जो आ रहा है, जो मॉरस जो है राइट आंसर माना गया इसका, ठीक है, 4th मॉरस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी परिधान एक्सेसरी में आती है? परिधान एक्सेसरी में कौन सा आता है? आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पहले हमें एक ऑप्शन में था, अभी उपरोक्त सभी में आ रहा है। तो उपरोक्त सभी जो है ये आपके एक्सेसरीज में आता है। हैंडबैग, धूप चश्मा, स्कार्फ भी, कमरबंद घड़ी भी। इसी तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में आई थिंक किया था, और जिसके अंदर ऑप्शंस में एक ऑप्शन जो था वो सही था, जिसमें कुछ एक चीज़ों के नाम दिए गए थे, एक्सेसरी थी, बाकी में डिफरेंट चीज़ें थी। सो स्टूडेंट मैं आपको ये सिर्फ इसलिए क्लैरिफाई कर रही हूँ कि देखिए क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरीके से बनकर आ सकता है। इस बार का ऑप्शन उपरोक्त सभी है, और पहले जो आया था क्वेश्चन उसमें आपके सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर एक्सेसरीज के नेम दिए हुए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट है वो आपके ऑप्शन नंबर 4th इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मेरा कहने का क्या मतलब है। ओके चलिए, कौन से रंजक पानी में घुलनशील नहीं है? अम्लीय रंजक, वेट रंजक, डायरेक्ट रंजक या फिर प्राकृतिक रंजक? तो पानी में जो इनसोल्यूबल हैं, जो इनसोल्यूबल नहीं है, ठीक है, पानी में जो इनसोल्यूबल नहीं है वो है आपके वेट रंजक जो होता है, वो पानी में इनसोल्यूबल नहीं है, ठीक है, बाकी सोल्यूबल है। सो ऑप्शन नंबर जो है आपके सेकंड जो है वेट रंजक राइट। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रणाली दृष्टिकोण प्रबंध का आपसी संबंध देखना है हमें, ठीक है, सिस्टम अप्रोच का। सो पदार्थ और पदार्थ के बीच में, पदार्थ और विशेषताओं के बीच में, स्थिर और गतिशील कार्य के बीच में या फिर आराम और कार्य के बीच में। सो जो सिस्टम अप्रोच का मैनेजमेंट का जो रिलेशन है आपसी, वो पदार्थ और विशेषताओं के बीच में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके आंतरिक और बाहरी प्रणाली का आपसी संबंध देखना है। आंतरिक और बाहरी प्रणाली का आपसी संबंध, परंपरागत दृष्टिकोण, प्रणाली दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या फिर शास्त्रीय दृष्टिकोण। सो जो इसके अंदर ऑप्शन आपके सही आ रहा है वो है प्रणाली दृष्टिकोण, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, प्रणाली दृष्टिकोण। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके मुंडेल परिवर्तन के वर्ग किस से संबंधित है, ठीक है। तो हमें देखना है मुंडेल क्लासेस ऑफ चेंज आर रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट, वर्क सिंप्लीफिकेशन, मनी मैनेजमेंट या फिर एनर्जी मैनेजमेंट। सो आपके इसके अंदर जो ऑप्शन सही आ रहा है, आई थिंक आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा
कि वर्क सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है, जो मुंडेल के परिवर्तन के वर्क हैं, जिसके अंदर समय व्यवस्थापन, शक्ति व्यवस्थापन भी आता है। ठीक है, तो ये आता है कार्य सरलीकरण के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आपके प्रैक्टिस में करने का मतलब ये है कि आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको, एक तो आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप उतना ज़्यादा हेजिटेट नहीं होंगे, आपको घबराहट नहीं होगी एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि जो भी इंसान है उसके लिए वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और सामने पैटर्न जब नज़र आता है तो इतना घबराहट नहीं होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की होते हैं उतना ही टाइम आप बचा लेते हैं, क्योंकि जल्दी से क्वेश्चन भी समझ में आता है। अदरवाइज क्या होता है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होती तो आपको क्वेश्चन को 1 से 2 बार 3 बार पढ़ते हैं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता। क्वेश्चन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिकली मेरा मीनिंग सिर्फ कहने का ये है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है टॉपिक से रिलेटेड, देन आपके सामने क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर आ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली उसमें से आप अपना आंसर सेपरेट कर लेंगे। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करवाए जाते हैं, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में आ जाए, चाहे नए क्वेश्चन बनकर आ जाए, आप उसमें से अपना क्वेश्चन का आंसर जो है सेपरेट इजीली कर पाएंगे। क्योंकि मेन पॉइंट होता है कि आपका जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना, आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में उस वर्ड का मीनिंग समझना, हर वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, और बेसिकली ये समझ में आना चाहिए कि ये जो टॉपिक है या ये जो हेडलाइन है या ये जो भी मीनिंग है वो उसका क्या अर्थ निकल रहा है, आप उसको कितना सही से समझ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपको इजीली समझ में आ जाता है जब आप पेपर हॉल में बैठते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मीनिंग होता है आपके जो प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस करवाने का। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेम नहीं मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है वही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर अगर क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाता है तो आप जल्दी से उसको क्विकली कर पाएंगे। ठीक है, सो मेरा मतलब यही था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली मैं कहना क्या चाहती हूँ। सो थैंक यू। इसका आंसर है आपके कार्य सरलीकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, बजट प्रक्रिया किसका विवरण है? बजट प्रक्रिया आपके पूर्व खर्च का, वर्तमान और पूर्व खर्च का, आय और खर्च के बीच संतुलन, बचत और खर्च के बीच का संतुलन। सो ये जो आपका बजट प्रक्रिया है वो हम सब जानते हैं वो किसका है? आय और खर्च के बीच का बैलेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एर्गोनॉमिक्स स्टडीज किस पर आधारित है? ठीक है, एर्गोनॉमिक्स स्टडीज किस पर आधारित है? कार्यस्थल के वातावरण, जब शरीर आराम कर रहा हो, जब शरीर कार्यशील और आराम की अवस्था में हो, या फिर ऊपर से कोई भी नहीं। ठीक है, मतलब कि तीनों में से कोई भी नहीं। सो एर्गोनॉमिक्स स्टडीज जो है वो है आपके कार्यस्थल के वातावरण से रिलेटेड। ठीक है, उस पर बेस्ड है। सो एर्गोनॉमिक स्टडीज कार्यस्थल के वातावरण से संबंधित, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊर्जा का व्यय बढ़ता है जब, ठीक है, ऊर्जा का व्यय बढ़ता है कब बढ़ता है? सीढ़ियां चढ़ते हैं, सफाई करते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, या फिर तरकारी काटते हैं। ओके, मीन्स कटिंग वेजिटेबल्स। सो आपके जो कंजप्शन ऑफ एनर्जी इंक्रीज वाइल, सो दैट इज जब आप क्लाइंबिंग स्टेयर्स, मीन्स की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है। जब आप बैठे हैं आपको भी पता है कितनी एनर्जी नहीं लगती है। सफाई करते हैं इतनी नहीं लगती है। आप वेजिटेबल्स बैठकर काट रहे हैं इतनी नहीं लगती है। लेकिन सीढ़ियां जब चढ़ते हैं तो आपने देखा होगा सांस भी फूल जाती है, तो हमारी उसमें एनर्जी ज़्यादा लगती है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेन एंड पेंसिल टेक्निक इज यूज्ड टू स्टडी। ओके, पेन एंड पेंसिल प्रविधि का उपयोग किया जाता है शारीरिक, यांत्रिक, बजट, परिवर्तन के वर्ग, या फिर कार्य सरलीकरण की प्रक्रिया। सो आई होप आपने पढ़ा होगा पेन पेंसिल टेक्निक है। ठीक है, और एक आपकी जो औपचारिक टेक्निक पेन पेंसिल टेक्निक, इसके अंदर जो डिफरेंट मेथड्स दिए हुए हैं वो आपने पढ़ा होगा। तो वो किसके अंदर आ जाता है? कार्य सरलीकरण के अंदर। ठीक है, वर्क सिंप्लीफिकेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर ये 2 तरह की टेक्निक बताई गई है। ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, मैं इसके अंदर आपको डिटेल इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि डिटेल के जो वीडियोस हैं वो डाले हुए हैं, आप लोग वीडियोस में जाकर देख लीजिएगा। कार्य सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है, आप उसको बहुत ईजी वे में समझाया हुआ है और आप इसको ईजी वे में समझ भी सकते हैं। ठीक है, सो आप वीडियो में जाकर देख लीजिएगा क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, तो वहाँ यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन अगर दूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो प्रैक्टिस मीन्स
कि आपको जल्दी से क्वेश्चन बता दिए जाए, उनके आंसर बता दिए जाए और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जल्दी से आंसर को सेपरेट कर ही लेंगे। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र का विभाजन किसने किया था? ठीक है, फैमिली लाइफ साइकिल इज सबडिवाइडेड बाय, तो फैमिली लाइफ साइकिल का किसने किया था? तो आपके मार्विन मंडेल, पीटर डकर, फ्योल या फिर बिगलो। सो ये किया था बिगलो ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, बिगलो ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोमार्क का चिन्ह किस पर लागू होता है? ठीक है, इकोमार्क स्कीम इज फॉर बिजली उपकरण, ऊनी वस्त्र, प्रदूषण मुक्त पदार्थ या फिर जैविक अपघटनीय पदार्थ। सो जो इकोमार्क है किस पर लगता है? ऑल पॉल्यूशन फ्री गुड्स, मीन्स की जो भी चीजें पॉल्यूशन फ्री होती है, प्रदूषण मुक्त पदार्थ जो होते हैं, उन पर इकोमार्क का साइन लगाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उपभोक्ता प्रतिनिधित्व अंश का संबंध के साथ है। ठीक है, उपभोक्ता प्रतिनिधित्व मीन्स की कंज्यूमर रेजिडेंशियल सेल डील विथ, सो आपके वस्तु की गुणवत्ता, उपभोक्ता संरक्षण या फिर उपभोक्ता शिक्षा या फिर वस्तु का लेबलीकरण। ठीक है, लेबीकरण। सो आपके इसके अंदर आ जाता है लेबलिंग ऑफ गुड्स, एजुकेटिंग द कंज्यूमर, प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर या फिर सर्टिफाइंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स। तो उपभोक्ता प्रतिनिधित्व का अंश जो है वो आपके आ जाता है प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, मीन्स की उपभोक्ता संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण उपभोक्ता मददगार, ठीक है, विज्ञापन, उपभोक्ता सहकारिता स्टोर या फिर सरकारी कानून या फिर लेबल। सो जो इसके अंदर आपके ऑप्शन आ रहा है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण उपभोक्ता मददगार क्या होता है? वो होता है आपके एडवर्टाइजमेंट जिसको बोला जाता है। ठीक है, विज्ञापन। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उपभोक्ता शिक्षा का संबंध वस्तु का उपभोक्ता को शिथिलता करना, कानून बनाना, वस्तु को बेचना। ठीक है, सो उपभोक्ता शिक्षा का संबंध किससे है? दैट इज एजुकेटिंग द कंज्यूमर। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ओके, कार्य सरलीकरण का तात्पर्य है काम करने वाले तरीकों में परिवर्तन, समय शक्ति उपकरणों का उपयोग, कार्यात्मक कार्य जगह को सुव्यवस्थित करना ताकि समय और शक्ति बचे, या फिर कार्य करने की कला को विकसित करना। तो हम सब जानते हैं कि वर्क सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है कि आपको ऑर्गेनाइजिंग फंक्शनल वर्क स्पेस टू सेव टाइम एंड एनर्जी, मीन्स की कार्यात्मक कार्य जगह को इस तरह से सुव्यवस्थित करना कि आपको ज्यादा इधर उधर चक्कर नहीं लगाने पड़े, आपको जो चीज चाहिए वो आपके पास हो, जो भी आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड बात की जा रही है। सो आपके समय और शक्ति की बचत हो। अगर आपको कोई सामान चाहिए, आप किचन में कोई काम कर रहे हैं, किसी भी जगह पर कोई काम कर रहे हैं, आपको कोई सामान चाहिए, तो आप जितना ज़्यादा दूर होगी वो चीज़ उतने ज़्यादा आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपका टाइम भी लगेगा और आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी। सो इस तरह से आपको ऑर्गेनाइज करना है अपना फंक्शनल वर्क, कि आपको फंक्शनल वर्क स्पेस को, कि ताकि आपका टाइम भी बचे और आपकी एनर्जी भी बचे। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आई थिंक स्टूडेंट आज मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, बट मेरे लिए कुछ एक पॉइंट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी था कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस प्रबंध प्रक्रिया में नियोजना के पूर्णतः विकसित व्यक्ति के द्वारा या पर्यवेक्षण के अंतर्गत होती है? ठीक है, किस प्रबंध प्रक्रिया में नियोजना के पूर्णता व्यक्ति के द्वारा या पर्यवेक्षण के अंतर्गत होती है? संगठन, संचारित, नियंत्रण या फिर निर्देशन। मैं इस क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में पढ़ के बताना चाहूंगी। अ फेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इन विच द एक्शन ऑफ प्लान इज कंप्लीटेड बाय द इंडिविजुअल ऑफ अंडर द सुपरविजन, ऑर्गेनाइजिंग, कम्युनिकेटिंग, कंट्रोलिंग या निर्देशन। देखिए, कोई भी व्यक्ति है उसके द्वारा जो भी आपके सुपरविजन की जाती है, ठीक है, तो वो किस लिए होती है? वो होती है आपके जो नियंत्रण, कंट्रोलिंग, मीन्स की जो काम है उस पर कंट्रोल होना भी जरूरी है, सही से हो रहा है नहीं। ठीक है, सो ये होता है आपके नियंत्रण के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ताप विद्युत उपकरण में ताप स्थायी यंत्र का क्या कार्य है? ओके, द फंक्शन ऑफ द थर्मोस्टेट इन इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेज इज सो हीट ट्रांसफर, हीट रेगुलेशन, हीट सर्कुलेशन या फिर थर्मल कंडक्शन। सो आपके इसके अंदर आ जाता है हीट रेगुलेशन। ठीक है, ताप विद्युत उपकरण में ताप स्थायी यंत्र का क्या कार्य है? ताप को नियंत्रण करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
चलिए चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं हम। वक्ता का भय बहुत स्वाभाविक होता है, ठीक है। ओके, स्पीकर्स एप्रीहेंशन इज नेचुरल इन, ठीक है, जो कोई भी बोलने वाला होता है, वक्ता होता है, जो भी स्पीकर होता है, उसका भय स्वाभाविक होता है, नेचुरल थिंग है। सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, पब्लिक कम्युनिकेशन, अंतर्व्यक्तिक में या फिर लघु संचार में। सो ये हम सब जानते हैं कि जब किसी को स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए, जब भी कोई स्पीकर होता है, कुछ भी है, तो उसको भय कब होता है, जब वो पब्लिक संचार करता है, मीन्स कि पब्लिक कम्युनिकेशन में आता है। सो तब थोड़ी हेजिटेशन होती है। अगर आप 2-4 लोगों के बीच में बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो पब्लिक जब संचार होता है, ठीक है, पब्लिक कम्युनिकेशन जब होता है तब ये चीज आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का प्रवाह उच्च अधिकारियों से अपने अधीनस्थ अधिकारियों की ओर कहलाता है। ओके, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सुपीरियर्स टू सबऑर्डिनेट्स इज, सो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सो ये आपके इसके अंदर आ जाता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, मीन्स कि आपका जो उच्च अधिकारी है वो अपने अधीनस्थ अधिकारी को सूचना का प्रवाह कर रहे हैं। सो दैट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वयं सहायता समूह मुख्य रूप से संबंधित है। ओके, मास मीडिया फॉर्म्स, माइक्रो क्रेडिट, म्यूजिक फॉर्म्स या फिर क्राइम सॉल्विंग ग्रुप। सो जो मास मीडिया है ये है आपके जो स्वयं सहायता समूह मुख्य रूप से जो संबंधित है वो है माइक्रो क्रेडिट, मीन्स की सूक्ष्म वित्त से, मतलब कि थोड़ी जो आपके कम जो क्रेडिट होता है, ठीक है, थोड़े क्रेडिट में स्वयं सहायता समूह बोला जाता है, जिसमें थोड़ा पैसा लगता हो, ठीक है। सो उसको बोलते हैं सूक्ष्म वित्त। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोग विकास कार्यक्रमों को जल्दी अपनाते हैं, ठीक है, पीपल अडॉप्ट डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स रेपिडली। सो जब उन्हें इस काम के पैसे दिए जाते हैं, जब दूसरे व्यक्ति उन्हें बताते हैं, जब उन्हें आवश्यकता की अनुभूति होती है, जब उन्हें मजबूर किया जाता है। लोग विकास कार्यक्रमों को जल्दी कब अपनाते हैं, जब उन्हें आवश्यकता की अनुभूति होती है, व्हेन देयर इज अ फेल्ट नीड, जब उन्हें जरूरत महसूस होती है इस चीज की, तब वो इन कार्यक्रमों को जल्दी से अपनाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, आमने सामने मौखिक संचार के माध्यम होता है, माध्यम होता है, ठीक है, आमने सामने शब्द, ध्वनि तरंगे, हवा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आमने सामने जो मौखिक संचार है उसमें माध्यम क्या होता है, उसमें माध्यम होता है आपके हवा। ओके, सो हवा इज द राइट आंसर। नाउ थर्ड जो आंसर है राइट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जनसंचार के श्रोतागणों की विशेषताएं होती हैं। ओके, बड़ी संख्या, विषमता, कम लागत या फिर उपयुक्त सभी। सो जो जनसंचार ऑडियंस ऑफ मास कम्युनिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सो आपके इसके अंदर आ जाता है ऑल ऑफ द अबव, मीन्स की लार्ज नंबर, ठीक है, हेट्रोजेनिटी, लो कॉस्ट, और आपके जो इसके अंदर आ जाता है उपयुक्त सभी, ठीक है, विशेषता ये सभी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एक महिला ऑर्डर लेकर कपड़े सिलने का काम करती है। ओके, उसका उद्यम निम्न श्रेणी में वर्गीकृत होता है, मीन्स कि हर एंटरप्राइज विल बी क्लासिफाइड इन सेवा सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, व्यापार सेक्टर, उपयुक्त सभी। तो जो आपके एक महिला ऑर्डर लेकर कपड़े सिलती है तो वो उसका होता है सेवा से, मीन्स कि सर्विस सेक्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, सर्विस सेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रौढ़ों को पढ़ाने का कला और विज्ञान कहलाता है। ओके, प्रौढ़ों को पढ़ाना है तो वह कला और विज्ञान क्या कहलाता है, एंड्रोगोगी, पेडागोजी, सोशियोलॉजी या फिर साइकोलॉजी। सो दैट इज एंड्रोगॉगी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, प्रौढ़ों को पढ़ाने की कला और विज्ञान एंड्रोगॉगी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं जल्दी से। ओके, फ्लैश कार्ड्स का प्रयोग होता है व्यक्तिगत समूह के लिए, ठीक है, या फिर लघु समूह के लिए, वृहत मीन्स की लार्ज ग्रुप के लिए, या फिर मासेस के लिए। सो जो आपके फ्लैश कार्ड्स का यूज होता है वो होता है आपके स्मॉल ग्रुप के लिए, ठीक है, लघु समूह के लिए, वहां पर फ्लैश कार्ड्स का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मूल्यांकन के तत्व, ठीक है, पर्याप्तता, प्रवीणता, तर्कसंगतता, उपयुक्त सभी, मीन्स की एडुकेसी, एफिशिएंसी, रेलेवेंस या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो इसके अंदर आपके ऑल ऑफ द अबव आ जाता है। मूल्यांकन के क्या तत्व है, तीनों ही तत्व। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रोजेक्टेड साधन नहीं है। ओके, प्रोजेक्टेड साधन कौन सा नहीं? सिनेमा, स्लाइड, इंटरनेट, ओवरहेड प्रोजेक्टर। सो जो आपके अंदर प्रोजेक्टेड साधन नहीं है वो है आपके इंटरनेट। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब एक व्यक्ति अपने कार्य की जांच एक निश्चित मानक पर करता है उसे कहते हैं आंतरिक मूल्यांकन, स्वयं मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब एक व्यक्ति अपने कार्य की जांच एक निश्चित मानक पर करता है उसे बोलते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन। ठीक है, व्हेन अ पर्सन असेस हिज और हर ऑन परफॉर्मेंस ऑन अ सेट क्राइटेरिया बेसिस इट इज कॉल्ड सेल्फ इवैल्यूएशन। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए देखते हैं। ओके, विधि जिसके द्वारा व्यक्तियों की मौलिक विचार और राय जानी जाती है कहलाती है। वह हमें मेथड बताना है जिसमें व्यक्तियों की मौलिक राय जानी जाती है। ठीक है, और ब्रेनस्टॉर्मिंग, नजरिया नक्शा, सोशियोग्राम या फिर सीजनल कैलेंडर जिसको बोलते हैं आपके ऋतु कैलेंडर। इसके अंदर जो आ रहा है आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, वो विधि जिसमें व्यक्तियों के मौलिक विचार और राय जानी जाती है, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ग्रामीण में सही बच्चों की देखभाल की प्रथाएं प्रभावी रूप से फैलाई जा सकती हैं के द्वारा, किसके द्वारा फैलाई जा सकती हैं? फिल्म, पारिवारिक परामर्श, न्यूज़ पत्र या फिर सामाजिक नाटक। ग्रामीण क्षेत्र में सही बच्चों की देखभाल के लिए जो प्रथाएं हैं प्रभावी रूप से कैसे फैलाई जा सकती है, वो है आपके सोशल ड्रामा करके। ठीक है, फिल्म जरूरी नहीं कि वो देखते हो, पारिवारिक परामर्श नहीं, न्यूज़पेपर भी नहीं, जो सामाजिक नाटक के द्वारा ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर बच्चों की सही देखभाल की उनको बताना है, उसको प्रभावी करना है, तो जो सोशल ड्रामा होता है, करते हैं ना, नाटक करते हैं, जो चीज़ उनको करके दिखाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारा, PRA में ट्रांजेक्ट वॉक का प्रयोग होता है। ठीक है, PRA में ट्रांजेक्ट वॉक का मतलब क्या है? नजरिया नक्शे के आंकड़ों वैधता के लिए, स्थानीय नेताओं की पहचान के लिए, ठीक है, या फिर संसाधनों की पहचान के लिए, या फिर उपयुक्त सभी जो है वो आ रहा है आपके। इसके अंदर जो आपके ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है नजरिया नक्शे के आंकड़ों की वैधता के लिए। जो PRA ट्रांजेक्ट वॉक प्रयोग होता है वो होता है नजरिया नक्शे के आंकड़ों की वैधता के लिए। मीन्स कि आपके जो वैलिडेशन ऑफ डेटा गैदर्ड फ्रॉम सोशल मैपिंग। ठीक है, जो डेटा है उसकी वैधता के लिए। ओके, आपके ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का वीडियो, आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आज के क्वेश्चन सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोंट मिस इट। जरूर देखिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। सबको आप फायदा दे सकते हैं अपनी तरह। आप जैसे आप इस प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं, आपको एग्जाम में हेल्प मिलने वाला, इसी तरह से दूसरों की हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ओके, बाय।